लिखिए इंटीग्रेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है समाकलन। तो देखो इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या है, उल्टा है। और इंटीग्रेशन को दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी है। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन हो गया, जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका उल्टा हो गया। समझ गए मतलब क्या है। डिफिनेशन पहले लिख लीजिए। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन हमको पता है कि जी ऑफ एक्स है। जैसे मान लो कि साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स है, ये हमको पता है। तो हम क्या बता रहे हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा एफ एक्स, ठीक ना। और यहाँ पे प्लस सी लगाते हैं। देखिए इंटीग्रेशन हम ना दो तरह से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी इंडिफिनिट पढ़ेंगे। और इसके बाद जब इंडिफिनिट पढ़ लेंगे तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब इंडिफिनिट क्यों बोलते हैं, इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है और डिफिनिट का मतलब क्या होता है, अभी हम समझाते हैं। पहले ध्यान से सुनो। इनडिफिनिट है ना, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, फिर से समझिए कि अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमको पता है जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन कितना पता है, जी ऑफ, तो हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, एफ ऑफ एक्स होगा और प्लस सी ला रहे हैं। अब सी क्यों लगा रहे हैं अभी समझाते हैं। जैसे समझो, जैसे अगर हम बताएं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कितना, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी बोल रहे हैं। अब क्यों बोल रहे हैं समझना। देखो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स ही होगा। साइन का कॉस और 1 का 0, बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स होगा। साइन एक्स प्लस 2 का अगर लेते तो उसका भी डिफरेंशिएशन कितना होता। इन जनरल हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन का कॉस और कांस्टेंट का कितना। तो हम क्या इसका उल्टा लिख सकते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन कितना लिख सकते हैं, sin x प्लस सी। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ c क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। अच्छा c की जगह इसमें हम k भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए c भी यूज कर सकते हैं या k भी। और इसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कांस्टेंट देखिए दो तरह का होता है, ये पहले भी बहुत बार बताया गया है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। देखिए कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। जैसे मान लिया जाए कि ए बी सी के ए सब यूज करते थे, ये सबको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। लेकिन इसके जगह 2 3 -2 4 5 जो भी यूज करो, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट समझ में आ रहा है। कांस्टेंट दो तरह का होता है और वो हम दोनों यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हम एक इक्वेशन लिखे 2x² + 5x + 6। बताइए यहाँ 2, 5 और 6 कौन सा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ डायरेक्ट 2, 5 और 6। लेकिन इसी को अगर हम इन जनरल फॉर्म लिखते हैं x² + bx + c,
तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट यूज कर रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ गए? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, समझ में आया? तो इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, इसको कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया? फिर से बताते हैं, कोई फंक्शन का अगर डेरिवेटिव g ऑफ x है, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन अगर g ऑफ x है, तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना होगा? f ऑफ x प्लस c आएगा। और c जो यहाँ लिख रहे हैं, इसी कारण a इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहला रहा है। डिफिनिट इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये c हट जाएगा, ठीक ना? कैसे हट जाएगा, जब वहाँ पे हम बताएंगे तो समझाएंगे। c के कारण इनडिफिनिट क्यों बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए इनडिफिनिट मैंने होता है ना कि अनिश्चित, कोई निश्चित वैल्यू हमको नहीं पता है। जैसे मान लिया जाए कि cos x का इंटीग्रेशन हम लिखे, तो हम तुमको क्या बताया कि sin x प्लस क्या होगा? अब हमको बताओ, ये c का वैल्यू तो यहाँ 2 भी हो सकता है, c का वैल्यू 3 भी हो सकता है, माइनस में भी कुछ हो सकता है, -2, -3, -5 भी हो सकता है। तो क्या ये c का डिफिनिट वैल्यू हमको पता है? तो नहीं पता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बताओ? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। समझ रहे हो? ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इसीलिए बोल रहे हैं। और जब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें कुछ एक पार्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन हम करेंगे और उसका वैल्यू 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब उसमें एक क्या आएगा? डिफिनिट वैल्यू माने एक निश्चित मान आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम बोल रहे हैं इनडिफिनिट, इसी कारण बोल रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू में पढ़ना इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। जब इनडिफिनिट पढ़ लोगे, डिफिनिट इससे थोड़ा ज़्यादा आसान है, समझ गए ना? तो हम डिफिनिट फिर पढ़ेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है, उसका अगर f ऑफ x है, उसका अगर डिफरेंशिएशन g ऑफ x आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन या इसका एंटी डेरिवेटिव कितना होगा? f ऑफ x होगा, जो यहाँ लिखे हैं। यानी g ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा? f ऑफ। अब देखो इसमें क्या क्या यहाँ पे यूज हो रहा है। a है इंटीग्रेशन का सिंबल। अगर कहीं ऐसा साइन आ रहा है, इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन हमको करना है। जैसे डिफरेंशिएशन का साइन क्या बताए थे कि d ऑफ dx, या जो भी वेरिएबल यहाँ आ सकता था। तो a है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ए जो ऐसे लिखा हुआ है, कहीं भी ऐसा साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको क्या समझना कि ये है इंटीग्रेशन। और ए वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। g ऑफ x इज दैट फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड, मतलब ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमको क्या करना है? निकालना है, हमको निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड बोलते हैं। इंटीग्रांड मतलब क्या हुआ कि जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। जैसे हम cos का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो cos x हमारे लिए क्या कहलाएगा? इंटीग्रांड, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, ठीक है? ये तुमको बताएगा यहाँ पे कि किसके रिस्पेक्ट में तुम निकाल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में यहाँ निकाल रहे हो। तो यहाँ पे y भी वेरिएबल हो सकता है, t भी वेरिएबल हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये तुमको बता रहा है कि ये इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x। ये जो रिजल्ट आएगा ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आएगा? g ऑफ x, समझ रहे हो? इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ, या इसको और भी हम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। क्या बोल सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ये जो फंक्शन निकला, जो रिजल्ट निकला इंटीग्रेशन के बाद, जो हमारा रिजल्ट आया यहाँ पे, तो इसको हम बोल रहे हैं एंटी डेरिवेटिव है इसका, या इंटीग्रेशन है इसका, समझ रहे हो? और ये लास्ट में जो c यूज किए हैं, c क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इतना समझ में आ गया? तो हम इसको नोट करेंगे कैसे, देखो। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप लोग लिख लीजिए ऊपर में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ही पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें लिख लीजिए कि लेट, मतलब माना कि f ऑफ x, लेट डेरिवेटिव ऑफ
एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन, या इसी को लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मान लो कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा। और उसी को नीचे में लिखे, मतलब दैट इज यहाँ पे, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लिखिए फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ पढ़ रहे हैं ना, फॉर्मूला यूज्ड इन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ फार्मूला हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारा फार्मूला आने वाला है, तो धीरे धीरे करके हम लोग सब देखेंगे। अभी बस हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ कुछ फार्मूला। चलिए बताइए, आप लोग को देखिए पढ़ाया गया था कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, पढ़ाया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि जीरो का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कितना होगा, तो कोई भी कांस्टेंट होगा, सी लिखो या इसके जगह क्या लिख सकते हो, के लिखो। तो याद रखना कि जीरो का इंटीग्रेशन कितना होगा, कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो बात को। और एक क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ चुका, ऑब्जेक्टिव। तुम लोग बोर्ड एग्जाम का अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx इक्वल टू कितना। पहला ऑप्शन था 0, दूसरा ऑप्शन था k, तीसरा ऑप्शन था 1, चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो बच्चा मार के आता है 0। जैसे ही देखा 0 का इंटीग्रेशन 0 इंटू समथिंग 0 हो गया 0, हम इसमें मिलेगा 0 नंबर। याद रखना 0 का इंटीग्रेशन 0 नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे, कांस्टेंट। k की जगह c भी यूज हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं। तो क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा, कांस्टेंट। क्या किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर। तो पहला नंबर में लिखिए 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, ये फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया, कंसेप्ट जैसे भी याद रखो। क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन अब हम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो आंसर कौन होगा, ए वाला होगा। सेकेंड नंबर में आ जाता है देखिए सेकेंड नंबर कंसेप्ट क्या है कि अगर आपसे पूछे हम कि 1 इंटू dx रहे या सिर्फ dx रहे, तो आप लोग खुद से बताओ 1 इंटू dx या dx का इंटीग्रेशन कितना होगा। किसका डिफरेंशिएशन 1 होता था, याद करो। x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, अगर याद होगा देखो dx बाई dx कितना होता था, 1। यानी x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना, x, और प्लस में c लगाएं, सब में c लगेगा, इंडेफिनिट में सभी में प्लस c ऐड करेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन x, यानी 1 का इंटीग्रेशन लिखें 1 इंटू डी एक्स मतलब सिर्फ dx, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x प्लस c। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं और हम नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं x टू द पावर n dx। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा
एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। एक्स टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन इसका अगर करेंगे कैसे आ गया, इसका डिफ्रेंसिएशन आप करके देखो इतना आएगा। अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इतना आएगा, चेक कर सकते हो आप। तो इसीलिए एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन है एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मतलब करना क्या है कि पहले पावर को 1 बढ़ा देना है और फिर उतना ही से क्या करना है, डिवाइड कर लेना। समझ रहे हो बात को। एग्जाम्पल करते हैं, चलिए आप लोग बताइए x dx कितना आंसर होगा। पावर में कितना है, 1 है, तो हम पावर 1 बढ़ा देंगे, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पावर जितना भी है उसको 1 बढ़ा देना, उतना से डिवाइड कर लेना, यानी आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस। समझ रहे हो बात को। तो लिखते चलिए आप लोग अब कुछ प्रैक्टिस के लिए हम करवाते हैं। एक्स डी एक्स का निकालिए, आप लोग निकालिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यू डी एक्स, एक्स 4 डी एक्स बना लिए। कितना हो गया, इसका आंसर बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो पावर 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 3/3 प्लस सी। कितना होगा, 4 प्लस सी। समझ रहे हो सब। एक्स हुआ 5/5 प्लस, तो ये तो बहुत आसान है। आप बोल रहे हैं सर कि टफ है, इंटीग्रेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ये तो बहुत आसान है। नहीं आसान है, पढ़ लोगे तो सब आसान ही हो जाएगा। अब कैसे डिफ़िकल्ट है ये पता चलेगा। अब देखो डिफ़िकल्ट है ये हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि तुम डर जाओगे डिफ़िकल्ट है, हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा सीरियस इसको लो। कैसे डिफ़िकल्ट है अभी समझ में आएगा। चलो, ए फॉर्मूला यूज करने में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। और कुछ इसमें क्वेश्चन करते हैं। किसी को प्रॉब्लम रहेगा पूछ लेना। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक 1/x का सॉरी 1/x स्क्वायर का करो तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। देखिए 1/x स्क्वायर मतलब कितना होगा, x के पावर -2 होगा कि नहीं होगा, x टू द पावर -2। तो इसका वैसे ही करेंगे, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस सी। चलिए बोलिए कितना हो जाएगा यहाँ से, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई प्लस सी। इस -1 को हम इधर भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं -1/x प्लस सी। लिख सकते हैं क्या, ये माइनस को इधर लिख दिए और पावर अगर निगेटिव है तो 1/, हो जाएगा 1/x प्लस सी। तो एक फार्मूला हम अभी बेसिक फार्मूला पढ़े हैं, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, 1/x dx, 1/x dx, क्या इसको हम ए फार्मूला पे बना सकते हैं? 1/x को क्या हम x के पावर -1 dx ऐसे लिख के बना सकते हैं? देखते हैं बना के क्या प्रॉब्लम होता है। x टू द पावर -1 प्लस 1, पावर 1 जोड़ दिए और पावर में फिर उतना ही से डिवाइड कर दिए और प्लस सी। बताओ तो कितना आ जाएगा, 0/0। तो कोई भी नंबर के डिवाइडेड में 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। कोई भी नंबर बाई 0 क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 1/x है या x टू द पावर -1 है तो ये फार्मूला का यूज नहीं करना है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गया। n का पावर मतलब n का वैल्यू कुछ भी हो सबके लिए यूज होगा, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कुछ भी हो सबके लिए यूज होगा, सिर्फ छोड़ के, किसको छोड़ के, तो यहाँ हम लिख लेंगे फार्मूला वाला लिखे हो ना, वहाँ पे इसको लिखो बगल में, वेयर n नॉट इक्वल टू -1। अब ये कंप्लीट हो गया। n अगर -1 है तो ये फार्मूला यूज नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है अभी समझ में आया होगा, क्योंकि जीरो आ गया डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया इसका मतलब क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, इन अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। तो ये फार्मूला जहाँ पे आप लिखे हो यहाँ पे इसको ज़रूर लिखिएगा कि ये फार्मूला हम यूज सभी के लिए करेंगे, इनका सभी वैल्यू के लिए, किसको छोड़ के, -1 को नहीं लेना। जब -1 रहेगा तो ऐसे नहीं होगा। तो इसका कैसे होगा, जब -1 रहेगा तो कैसे होगा, यानी 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log mod x प्लस c। देखो मॉड यहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, log कभी भी निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होता है। ऐसे भी बुक में लिखा हुआ है सिर्फ रहेगा log x प्लस c। जैसे यहाँ x आया समझ लेना कि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। log x का डिफ्रेंसिएशन कितना, 1/, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना, तो log x। इतना बात समझ में आया। ये फॉर्मूला सभी के लिए यूज होगा, किसको छोड़ के, जब पावर -1 नहीं रहेगा, तो पावर -1 रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, किसी को प्रॉब्लम है? चलिए और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। √x का आप निकाल के दिखाइए इंटीग्रेशन। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2। रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/, होता है ना। तो इसको फार्मूला लगाइए, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उतना ही से डिवाइड कर देंगे, प्लस c। तो x⁻, ये दोनों का ऐड करने आएगा ना, 3/2, 2 एलसीएम लेंगे, 2 + 1 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2। तो इसको 2/3 लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा 2/3 x⁻3/2 प्लस c। x√x का इंटीग्रेशन आप बना के दिखाइए, इंटीग्रेशन ऑफ x√x। तो सबसे पहले देखो ये अभी स्टैंडर्ड मतलब x/n का फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको x/n का फॉर्म में लाएंगे तो फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू √x है, √x मतलब x⁻1/, रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हो कि जब बेस सेम रहता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसको कितना लिख सकते हो, x⁻3/, अब इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ तक पहले अभी इंटीग्रेशन नहीं किए थे, अभी इसको अरेंज किए थे ताकि हमारा x⁻n के फॉर्म में आ जाए। अब जब x⁻n के फॉर्म में आ गया तो अब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, x⁻3/2 + 1 ऐड कर देंगे और 3/2 + 1 और प्लस में यहाँ c। x⁻ कितना हो जाएगा, 5/2 ऐड करने सबको आ रहा है ना, डिवाइडेड बाई 5/2। 5/2 यहाँ लिखे या 2/5 लिखे प्लस c। किसी को भी अभी तक डाउट है, देखिए इंटीग्रेशन में जैसे जैसे हमारे साथ चलना होगा, नहीं चलोगे इंटीग्रेशन फिर आगे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे सिखा रहे हैं वैसे करते जाओ और कोशिश करो खुद से बनाने का। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से कॉपी कर लिए, बगल वाला से लिख दिए, वैसे करके अपने आप को तुम लोग ठगोगे। बनना नहीं बनना अलग बात है, अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, तो खुद से कीजिए। और देखिए कि कहाँ पे हम नहीं सोच पा रहे थे। चलिए यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है? तो ये हम क्या फार्मूला पढ़े, x⁻n का फार्मूला पढ़ लिए। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ रूल लिखते हैं। अभी फार्मूला इसमें और बहुत सारा है, लेकिन अभी हम इसी फार्मूला पे और कुछ क्वेश्चन करवाना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो तो, पहला रूल कि अगर मान लो कि u + - v है, इसका इंटीग्रेशन करना है।
मतलब u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन है और दोनों का बीच में क्या है, एडिशन है, या दो से ज़्यादा फंक्शन भी यहाँ पे, 2 है 3 है, जितना भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, जैसे डिफ्रेंसिएशन में करते थे कि इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस रहेगा तो प्लस, बीच में माइनस रहेगा तो माइनस, और इसका इंटीग्रेशन अलग। इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकते हो। हो गया, लिखा गया। ये रूल हम डिफ्रेंसिएशन में भी पढ़े थे कि अगर दो फंक्शन है डिफ्रेंसिएशन करना है तो डिफ्रेंसिएशन हम अलग अलग मतलब दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। 3 रहेगा तो तीनों को कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये हम पढ़े थे k इंटू अगर मान लो कोई फंक्शन है तो ये k कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाता था, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो सेकेंड रूल को भी लिखिए, कांस्टेंट इंटू अगर फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है तो इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो आप। लिख लिए। थर्ड रूल, थर्ड में हम बता रहे हैं कि नहीं लगेगा जो बता रहे हैं, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब डिफ्रेंसिएशन स्टूडेंट पढ़ता है ना, उसके बाद इंटीग्रेशन में भी सब वही डिफ्रेंसिएशन वाला भी रूल ज़बरदस्ती क्या करता है, लगाता है। जैसे देखो डिफ्रेंसिएशन में अगर तुम लोग को याद होगा प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, याद है क्या? अगर हमको u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन करना रहता था तो हम u को छोड़ते थे और v का करते थे, प्लस v को छोड़ते थे और u का करते थे। क्या समझते, ऐसे करते थे ना। अब हम तुमको बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन में अप्लाई नहीं करना है, नहीं भी करना है, जो पता होना चाहिए ये नहीं करना है। प्रोडक्ट के लिए ये नहीं करना, इसके जगह पे कुछ और फार्मूला होगा। फार्मूला क्या होगा उसके लिए एक अलग से चैप्टर ही पढ़ना, अलग से एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी हम तुमको बता रहे हैं कि ये नहीं करना है। इसके लिए देखो अभी नहीं समझ में आएगा, इसका फार्मूला इसके जगह पे ये होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन अभी ये फार्मूला हम बाद में इस पर चर्चा आएंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन बस अभी जो है बता रहे हैं कि ये नहीं करना, अभी बस यही याद रखो कि नहीं करना। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स फार्मूला है, इसके जगह पे ये फार्मूला यूज होता है। अब ये कैसे होता है ये बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी हम क्या बता रहे हैं, अभी ये याद रखना है कि ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं इंटीग्रेशन में। अगर ये फार्मूला लगा के बनाओगे क्वेश्चन और फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करके देखोगे तो ये वाला नहीं आएगा, समझ रहे हो। अगर ये फार्मूला पे हम क्वेश्चन बना दिए और फिर इसका, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में फार्मूला लोग लगाता था, इंटीग्रेशन में भी लगा देता है, जो कि नहीं लगाना है। इंटीग्रेशन में बहुत सारा चीज़ जो हमको पढ़ना है ना, जो नहीं करना वो भी याद रखना है। जो डिफ्रेंसिएशन में करते थे वो यहाँ पे नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पे अलग रूल है। अच्छा अब एक चीज़ और देख लो, जैसे डिफ्रेंसिएशन में हम बताए थे तुम लोगों को कौन सा रूल, डिवीजन रूल, u/v का फार्मूला। यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फार्मूला ही नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं होगा। पूरा इंटीग्रेशन तुम लोग पढ़ जाओगे, कोई फार्मूला नहीं होता है, समझ गए। तो यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन में सॉरी इंटीग्रेशन में डिवीजन के लिए u/v के लिए कोई फार्मूला ही नहीं होगा, कोई फार्मूला यूज ही नहीं करना। ऐसा नहीं कि कहीं पे डिवीजन देखे तो वो डिफ्रेंसिएशन वाला फार्मूला यूज कर दिए, तो यहाँ पे नहीं करना है। ये दोनों नहीं करना है, प्लस या माइनस रहेगा तो सेपरेट कर सकते हो। अब चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों है। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था ना कि एक पैटर्न हम पढ़ लेते थे ना, उस पर सारा क्वेश्चन बनता था। जैसे कि समझो, जैसे साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हमको करना रहता था, तो पहले पावर का करते थे, फिर साइन का करते थे, और कॉस स्क्वायर का भी वैसे ही होता था, tan स्क्वायर का भी वैसे ही होता था, मतलब किसी का भी होल स्क्वायर रहे तो वैसे ही होता था। जैसे मान लो हमको लिख दिया कि log x का होल स्क्वायर है, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन वैसे ही होता था।
कि पहले पावर का करते थे फिर उसके अंदर फंक्शन का करते थे डिफ्रेंसिएशन। इंटीग्रेशन में सबका अलग अलग होगा। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने का अलग तरीका होगा, कॉस स्क्वायर का अलग होगा, टेन स्क्वायर का अलग होगा, सेक स्क्वायर का अलग होगा, कॉट स्क्वायर का अलग होगा, सबका अलग अलग तरीका हो जाता है, इसीलिए टफ है। डिफ्रेंसिएशन में एक कंसेप्ट पढ़े और उस पर सारा क्वेश्चन हम बनाना शुरू कर दिए। इसमें क्या है कि इसमें साइन स्क्वायर का अब आपको उसमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे बनाना है। उसमें ऐसे नहीं लगेगा कि पहले स्क्वायर का किए फिर उसके अंदर का इंटीग्रेशन कर दे, ये सब रूल नहीं चलेगा यहाँ पे। फिर कॉस स्क्वायर का करना है तो पहले स्क्वायर का किए फिर कॉस का कर दिया, वैसे नहीं चलेगा यहाँ पे, उसका अलग तरीका होगा। हम धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस क्या हम आज शुरू कर रहे हैं, कुछ बेसिक समझेंगे, धीरे धीरे करके सब आएगा। और बहुत लंबा चैप्टर है इंटीग्रेशन, तो इसमें अच्छा खासा क्लास लगने वाला है। तो हमको ये शुरू में हम बताना पड़ रहा है कि क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि डिफ्रेंसिएशन वाला कंसेप्ट इंटीग्रेशन में भी ज़बरदस्ती घुसाता है, तो वो फिर प्रॉब्लम है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन का। अभी और जैसे मान लो x + 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, एक क्वेश्चन है। इसका अगर करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। क्या चीज़ पे ब्रेक करेंगे? a + b का, तो ब्रेक कर लो। x² + 4x प्लस सबको करना आएगा a² + 2ab + b²। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, x² का अलग करेंगे, 4x dx का अलग करेंगे और 4 dx का अलग करेंगे। प्लस चूँकि बीच में इसलिए हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, प्लस या माइनस रहेगा। अब अभी बताया था आपको कि x² का इंटीग्रेशन कितना, x³ 4 को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, बचेगा x, तो x dx का इंटीग्रेशन x² अभी किए थे ना, पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, प्लस ये 4 बाहर निकाल लो और dx का भी लिखवाए थे ऊपर में, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, और लास्ट में जोड़ देंगे +c, ये कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। x³ 3 + 2x² + 4x + c, 3x² + 4x + 5 डिवाइडेड बाई x dx। इसको कैसे बनाएंगे? अलग अलग करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए यहाँ जो टोटल में x था, इसको हम लोग क्या कर दिए, इसके साथ x अलग कर दिए, इसके बाई x मतलब इतना डिवाइडेड बाई x अलग कर दिए, इतना बाई x अलग कर दिए, कर सकते हैं ऐसे। और अब ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा ना कि ये हमारा फंक्शन जो है इंटीग्रेबल हो जाएगा, यानी कि जो अभी तक फॉर्मूला पढ़े हैं उसके आधार पे बन जाएगा। चलो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3x dx प्लस यहाँ पे बचेगा 4 dx और यहाँ पे बचेगा 5/x dx। बचेगा क्या? 3 को बाहर निकाल देंगे, ये कांस्टेंट है तो अंदर में बचेगा x dx, 4 को बाहर निकाल देंगे जो कांस्टेंट है तो dx बचेगा, 5 को बाहर निकाल देंगे 1/। चलिए बताइए, x का भी बताए थे, x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, अरे होगा क्या? ठीक है, प्लस dx का भी बताए थे, शुरू में लिखवाए हैं dx का x, और 1/x का भी बताए log x, और लास्ट में जोड़ेंगे क्या, तो आंसर यही हो जाएगा 3x² 2 + 4x + 5 log x + c। देखिए तो अभी तक आपको कितना फार्मूला पढ़ाए हैं, तो अभी तक देखिए फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। अभी तक पढ़ाया कि 0 का इंटीग्रेशन याद रखना है कि कोई कांस्टेंट, दूसरा में सिर्फ dx रहेगा x + c, तीसरा में आपको बताया कि x⁴n कितना बताए, n + 1/n + c, और यहाँ याद रखना है कि n जो होगा -1 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर या फ्रैक्शन कोई भी हो सकता है, किसको छोड़ के,
-1 को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे पावर में, तो उसका इंटीग्रेशन इस फार्मूला से हम करेंगे। और इसके अलावा 2 को रूल बताया कि अगर प्लस या माइनस बीच में है तो दोनों का अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, और अगर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या निकाल सकते हैं बाहर है क्या कहाँ जगह n के जगह पे ना, n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, -1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, -2 रहे -3 कुछ भी हो सकता है, वो सब इसी फार्मूला पे बनेगा। सिर्फ अगर -1 रहेगा तो अभी बताया ना कि जैसे x के पावर -1 है तो इसका log x हो जाएगा, अभी बताया ना कि 1/, कितना हो जाएगा 1/x का log x होता है, क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/। अभी तक समझ में आ गया सबको। अब देखिए जो डिफ्रेंसिएशन में फॉर्मूला पढ़े हो वो सभी का उल्टा हमको कर देना, और वो इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। जैसे देखो साइन का फॉर्मूला हम पढ़े हैं क्या, साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना, तो अगर आपसे आप पूछे कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा तो sin x प्लस, याद रहेगा। डिफ्रेंसिएशन में हम पढ़े थे cos का डिफ्रेंसिएशन कितना पढ़े थे -sin x, तो अगर आपसे पूछे कि sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा तो ये माइनस को हम इधर भी ला सकते हैं। अब देखो इसमें स्टूडेंट ना बहुत कंफ्यूज करता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना बताओ, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन -cos है ना, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता था लेकिन साइन का इंटीग्रेशन -cos होगा, याद रहेगा। डिफ्रेंसिएशन अगर याद है तो बस उसका हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, हाँ अपोजिट कर देंगे। इसी तरह से और इसमें क्या पढ़ाया गया था बताइए, tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x प्लस c, tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना tan x, समझ रहे हो बात को। इसी तरह से अगर हम तुमसे पूछे कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना, -cot x प्लस, नहीं होगा क्योंकि cot का डिफ्रेंसिएशन होता था -cosec स्क्वायर। अब पिछले क्लास में डिफ्रेंसिएशन का हम एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज करवा दिए थे, पता नहीं तुम लोग को याद किए हो कि नहीं किए हो, नहीं याद रहेगा, यहाँ पढ़ना बड़ा मुश्किल है, बता दे रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बिना डिफ्रेंसिएशन का नहीं होगा, जगह जगह पे यूज होते रहेगा। cosec स्क्वायर, cot का डिफ्रेंसिएशन होता है -cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -cot x प्लस c। चलिए और बताइए sec का डिफ्रेंसिएशन बताइए, तो sec इंटू tan का इंटीग्रेशन कितना होगा sec x प्लस, समझ रहे हो बात को। और एक हम पढ़ेंगे लास्ट में cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन होगा -cosec x प्लस। अभी हम वो सिर्फ कर रहे हैं जिसमें हमको डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन का इंटीग्रेशन पढ़े, कॉस का इंटीग्रेशन पढ़े, लेकिन टेन का इंटीग्रेशन कहीं नहीं पढ़े, लिखे फार्मूला, तो उसका फार्मूला हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है वो हमको डिराइव करना पड़ेगा और आगे चैप्टर में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, समझ गए। लेकिन अभी जो डिफ्रेंसिएशन था, जो डिफ्रेंसिएशन का याद था, उसका हम उल्टा किए।